क्या आप उन लोगों में से हो जो कि पसंद करते हो एक बहुत ही ज़्यादा सुनसान जगह पर समय बिताना, एक बहुत ही ज़्यादा हार्श वीकेंड के बाद, जब आप अपने ऑफिस में काम कर कर आते हो, एकदम थक हार कर घर में आते हो और आप इस शहर की लाइफ से बहुत ज़्यादा अब फेड अप हो चुके हो कि आप बहुत ज़्यादा कंप्यूटर में लगे रहते हो, आप दिन भर अपनी चेयर पर बैठ कर बस काम ही करते रहते हो और आपको आखिरी में अपने इस स्ट्रेस को मतलब हटाने के लिए एक ऐसी जगह पर जाना पड़ता है जहाँ पर जाकर आप एकदम ही अमेज्ड हो जाते हो। आप एक ऐसे जंगल की तरफ जाते हो जहाँ पर आपका ना एक छोटा सा कॉटेज है, एकदम इस ऑफिस वाली और शहर वाली लाइफ से एकदम दूर। वहाँ पर जाकर आपको एकदम हेवन जैसा फील होता है। वहाँ पर दूर दूर तक आपके आसपास कोई नहीं है आपके अलावा, वहाँ पर सिर्फ नेचर है, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं एंड सिर्फ आप हो वहाँ पर जो नेचर की आवाज़ है सराउंडिंग की आसपास, वहाँ जो बर्ड्स की आवाज़ें हैं, ये बहुत ही ज़्यादा आपको स्ट्रेस रिलीफ करने में हेल्प करती है। अब ये सारा नज़ारा ना सुबह के समय तो आपको एकदम ही अमेजिंग लगेगा, ये आपके लिए हेवन से कम नहीं होगा, लेकिन जैसे ही सूरज ढल जाता है तो यहाँ का जो ये सूदिंग और एकदम हेवन जैसा एटमॉस्फेयर है ये बदल जाता है एक बहुत ही ज़्यादा क्रीपी और हॉरर एटमॉस्फेयर में। और यहाँ पर आपके साथ अब कुछ भी हो सकता है। इस जंगल में ना जाने ऐसे कैसे कैसे क्रिएचर होंगे जो कि आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं, और जैसे कि यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं है, तो अगर आपको कुछ हो भी गया तो किसी को पता भी नहीं चल पाएगा, आप हेल्प के लिए किसी को बुला भी नहीं पाओगे। आप इस पूरे जंगल में एकदम अकेले हो और एकदम से आपको पता चलता है आधी रात के समय कि आपके आसपास एक ऐसा अर्बन लेजेंड है जिसको लोग बिग फुट के नाम से जानते हैं। आपने इसके बारे में बचपन में बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, बहुत सारे टीवी शोज में इसको मतलब देखा होगा। कई लोग इसे मिथ कहते हैं, कई लोग इसे कहते हैं कि रियलिटी में एक अर्बन लेजेंड है, एक असली क्रिएचर है। लेकिन आज इसको देखकर आपके माइंड में जितने भी डाउट्स थे कि ये मिथ है या फिर फेक स्टोरी है, आज एकदम क्लियर हो गई है। अब हमने आपको ये स्टोरी इसलिए सुनाई ताकि आप आगे की स्टोरी से रिलेट कर पाओ। ये स्टोरी हमें हमारे एक व्यूअर ने भेजी है जिसका नाम है जेनी, और ये पहले तो इंडिया में रहा करती थी लेकिन ये यूएस शिफ्ट हो गई थी अपने अंकल आंट के पास। एंड अगर आपको आगे की स्टोरी जाननी है तो हमारे साथ इस स्टोरी में बने रहिए। तो स्टोरी ये जो है शुरू होती है जेनी नाम की लड़की के साथ जो कि पहले इंडिया में रहा करती थी। अराउंड ये 10 से 11 साल तक इंडिया में ही थी जब तक इसके मॉम डैड एक्सपायर नहीं हो गए थे। इसके मॉम डैड जो थे वो एक कार एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए थे एंड अब इसका यहाँ पर ना कोई भी नहीं था। अब जेनी जो थी ये अपने अंकल आंट के साथ रहने लग गई थी यूएस में जाकर। उन्होंने वहीं पर बुला लिया था जेनी को आगे स्टडीज ताकि इसकी कंटिन्यू कर पाए। एक्चुअली वो लोग ना फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, तो जेनी का सारा खर्चा वो लोग उठा सकते थे। अब इसके जो अंकल आंट थे इनकी भी कोई भी मतलब औलाद नहीं थी या फिर इनका कोई भी बच्चा नहीं था, तो इनको भी ये चीज़ अच्छी लगी कि जेनी इनके साथ आकर रहे, क्योंकि जेनी का भी कोई भी नहीं था और इनकी भी औलाद नहीं थी। जेनी अब काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी और इसके अंकल आंट थे वो भी काफ़ी बूढ़े हो चुके थे अब। एंड वन बाय वन इसके जो अंकल आंट थे उनकी भी डेथ हो जाती है। पहले भी वो उम्र में जेनी के मॉम डैड से काफ़ी ज़्यादा बड़े थे एंड अब उनकी डेथ हो चुकी थी। तो जेनी को इसके बाद काफ़ी ज़्यादा एक ट्रॉमा हिट करता है जिसके कारण ना वो ज़्यादा लोगों से घुलती मिलती नहीं थी। वो ना एक इंट्रोवर्ट लड़की थी, वो लोगों से ज़्यादा घुलती मिलती नहीं थी। जेनी ना पढ़ाई में पहले से ही बहुत ज़्यादा अच्छी थी, वो कॉलेज में वो एकदम टॉप करती है और उसे एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी एमएनसी में अच्छी खासी जॉब भी मिल जाती है। जेनी को अच्छी तो मतलब जॉब मिल गई थी, हालांकि उसका जो इंटरेस्ट था वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में था, लेकिन वो कुछ रीजंस की वजह से फोटोग्राफर नहीं बन पाई थी। लेकिन जो उसके अंकल आंट थे उनका एक कॉटेज था जंगल में, जो कि यूएस का शहर था ना, उसकी कंट्री साइड पर उनका एक कॉटेज था अंकल आंट का, एक बिल्कुल ही जंगल के बीचों बीच, जो कि उन्होंने सीक्रेटली बना रखा था। और वो बहुत ही बड़ा कॉटेज था, वहां पर मतलब एकदम जंगल के बीच आप जाकर एकदम ऐसा फील करोगे कि एकदम हेवन है, एकदम स्वर्ग वाली फीलिंग। कहते हैं ना जंगल के बीच में कभी कभी हम लोगों को ब्रेक चाहिए होता है छोटा मोटा। तो जेनी जिस एमएनसी में काम करती थी वो मतलब काफ़ी ज़्यादा वर्किंग थी और एमएनसी में उसको चेयर पर बैठे बैठे 8 घंटे 9 घंटे हो जाते थे, उसका काम अब रुकता ही नहीं था। उसकी डेस्क जॉब थी जहाँ पर वो जॉब करती थी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाती थी वहाँ पर काम कर करके लैपटॉप में दिन भर बैठे हुए, और उसको ना थोड़ा ब्रेक चाहिए होता था। जेनी के पास एक कैमरा हुआ करता था, डिजिटल कैमरा, जो कि उसकी आंट ने उसे गिफ्ट किया था और जेनी को उससे फोटोज देना बहुत ज़्यादा पसंद था। अब हफ्ते के एंड में जब जेनी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाती थी अपनी शहर की लाइफ से और काम कर कर अपनी एमएनसी में, तो वो अपने उस कॉटेज में जाया करती थी। वहाँ पर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करा करती थी, वहाँ पर वो काफ़ी समय से जा रही थी। अब जो हमने आपको पहले बताया था कि जो जेनी को एक ट्रॉमा हिट किया था उसके अंकल आंट की डेथ के बाद, तो इसके बाद जेनी ना एक इंट्रोवर्ट टाइप हो गई थी। वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, अपनी कंपनी में ही बिजी रहना पसंद करती थी। वो हफ्ते के एंड में ज़रूर जाया करती थी उस कॉटेज में और वहाँ पर बहुत सारी फोटोग्राफी करती थी, वहाँ पर
चिड़ियों की फ़ोटो खींचती थी, वहाँ पर नेचर की फ़ोटो खींचा करती थी और इसमें वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसको एकदम रिलीफ मिल जाता था सारे स्ट्रेस से, जितना भी स्ट्रेस उसे पूरे हफ्ते में हुआ करता था ऑफिस का, उससे सारा स्ट्रेस निकल जाया करता था उसका। अब एक दिन होता क्या है, जेनी अपनी चाबी उठाती है एक दिन सैटरडे के दिन और वो उसी कॉटेज में जाने के लिए तैयार हो रही थी। वो अपनी गाड़ी बाहर निकालती है और एक हाईवे पे ड्राइव करती है जो कि सीधा उसे उसके कॉटेज की तरफ ले जा रहा था। वैसे तो उस हाईवे पर बहुत ही मिनिमम ट्रैफिक रहता था, वहां पर कोई भी गाड़ी नहीं होती थी जेनी के अलावा, लेकिन उस दिन उसके साथ एक गाड़ी थी जो कि बहुत दूर से उसका पीछा कर रही थी एक तरीके से। वो जो गाड़ी थी उसमें 3 लड़के थे और एक लड़की थी जो कि जेनी को थोड़े ही टाइम बाद ना ओवरटेक करते हैं और आगे हो जाते हैं उसकी गाड़ी के। वो देखती है जेनी कि ये लोग मतलब कितना ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन कर रहे हैं। वो लोग एक्चुअली डीजे बजाकर चल रहे होते थे वहाँ पर। जेनी को एकदम शांत जगहें पसंद थी क्योंकि वैसे ही वो पूरे हफ्ते एकदम स्ट्रेस रहती थी और वो इस जगह पर ना आई थी अपना स्ट्रेस मिटाने के लिए, ना कि ये सब न्यूसेंस देखने के लिए। होता क्या है, वो लोग खूब सारा जंक फूड खा रहे थे, अपनी गाड़ी से बाहर फेंक रहे थे, नेचर को मतलब एक तरीके से गंदा कर रहे थे। जेनी को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो एक ना रास्ते में बीच में एक टी शॉप पड़ती है जो कि जेनी वहाँ पर रुकती थी। वहाँ पर कॉटेज पे जाते हुए हमेशा ही वहाँ पर चाय पीती थी। अब जो बूढ़े अंकल इस पर काम किया करते थे वो जेनी को देखते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन जेनी देखती है थोड़े ही देर बाद कि वहाँ पर उनकी गाड़ी खड़ी है उन्हीं बदतमीज लोगों की, और वो वहाँ पर बिना काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी कर रहे थे। अंकल से भी बहुत ज़्यादा मजाक कर रहे थे, जबकि अंकल उनकी उम्र से काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। जेनी ना बिल्कुल सह नहीं पाई ये चीज़ और वो उनके पास जाकर बोलती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, इस जगह को गंदी तो मत करो, मतलब तुम लोग एकदम बदतमीज़ लोग हो क्या, एकदम मुंहफट तरीके से बोलती जेनी। तो वहाँ पर जेनी और उन लोगों की ना काफ़ी टाइम तक बहस चलती है इस चीज़ में कि तुम अपने काम से काम रखो ना, हमसे क्यों बहस कर रही हो। उसके बाद जो बूढ़े अंकल होते हैं और उनका एक बेटा होता है शॉप पर, वो उनका झगड़ा बहुत मुश्किल से सॉल्व करवाते हैं, शांत करवाते हैं झगड़ा, और दोनों अपनी तरफ चल जाते हैं अपनी अपनी जगहों की तरफ। जेनी अपने कॉटेज की तरफ जा रही थी और वो लोग भी उसकी तरफ ही आ रहे थे। अब थोड़ी देर बाद जेनी को उनकी गाड़ी ना दिखती नहीं है। जेनी सोचती है कि चलो अच्छा ही हुआ ये लोग मुसीबत बनकर मेरे उस कॉटेज की तरफ नहीं आए, नहीं तो ये मेरा पूरा वीकेंड मतलब ख़राब कर देंगे। जेनी अपने कॉटेज में पहुंचती है। वो एकदम वहाँ पर जाकर इतना थक चुकी थी ड्राइव कर कर कि वो सीधा वहाँ पर जाकर लेट जाती है। अभी तक कहानी ना एकदम नॉर्मल चल रही है, लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसको देखकर जेनी इतना ज़्यादा डर जाएगी कि वो इस कॉटेज में फिर कभी भी नहीं गई। अब रात के ना 2 बज रहे थे आसपास। जेनी जो अपनी कार थी वो नीचे कॉटेज के खड़ी कर कर एकदम सो गई थी वहाँ पर, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। तो जेनी को ना भूख भी लग रही थी अब, लेकिन वो सो भी रही थी गहरी नींद में। तो क्या होता है, जेनी की नींद थोड़ी थोड़ी कच्ची हो जाती है। अब एकदम से उसकी कार का जो अलार्म होता है वो बहुत तेज़ी से बजता है। जेनी की नींद जो थी वो अब थोड़ी कच्ची हो रखी थी, जैसे मैंने आपको बताया। तो जेनी ना अपने साइड में जो कीज़ रखी हुई थी अपने बिल्कुल ही साइड वाली ड्रॉर में, उसने उठाती है और कार का अलार्म ऑफ कर देती है। 10 मिनट पूरे क्या होते हैं कि उसकी कार का अलार्म दोबारा से बज जाता है। इसके बाद जेनी दोबारा से अपनी चाबी उठाती है और ऑफ कर देती है अलार्म को। अब 5 मिनट नहीं हुए थे दोस्तों, फिर से उसकी गाड़ी का अलार्म बजने लग गया। लेकिन इस बार जेनी ने अपनी गाड़ी का अलार्म ऑफ ही नहीं किया। वो खड़ी होती है और अपने कॉटेज की जो विंडो होती है उसकी तरफ जाती है। वहाँ पर देखती है कि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, क्या पता कुछ पत्ते वत्ते गिर गए हो गाड़ी में, कुछ फ्रूट्स गिर गए हो, छोटे छोटे ग्रेप्स के वहाँ पे पेड़ भी थे, तो इसलिए अलार्म बज रहा होगा। जेनी अब वापस से लेट जाती है अलार्म को ऑफ करके। इसके बाद ना दोबारा से जैसी वो लेटने जाती है, कार का अलार्म बजना दोबारा से शुरू हो जाता है। अब जेनी को ना बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। उसे लगता है कि वो दिन वाले लोग ही तो नहीं है जो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं आधी रात को, क्या पता वो मुझसे बदला लेने के लिए आए हों। जेनी ना अपनी खिड़की पर जाती है और अपने पर्दे से देखती है छुपकर कि आखिर हो क्या रहा है। वो अपनी गाड़ी का अलार्म ऑफ करती है और वेट करती है कि बार बार आवाज़ हो क्यों रही है। अब जो जेनी नज़ारा देखती है वो इतना ज़्यादा खौफनाक था कि जेनी उस नज़ारे को देखकर वहीं पर जम गई थी। वो देखती है कि जो बुशेस थी ना पेड़ों की, उससे एक बहुत ही बड़ा हाथ बाहर आता है पहले, और धीरे धीरे एक ऐसा क्रिएचर आता है बड़ा सा 9 फुट का, जो कि ऐसा लग रहा था कि एक बहुत ही बड़ा एप हो वो, लेकिन वो नॉर्मल साइज के एप से बहुत ही बड़ा था, अराउंड 9 फीट का। और उसकी आंखें ना रात के टाइम ग्लो कर रही थी। वो जेनी की कार की जो खिड़की थी उसमें बार बार देख रहा था, अपने लंबे लंबे नाखूनों से वो खिड़की को स्क्रैच कर रहा था। और जैसे ही अलार्म बजता है तो वापस से वो बुशेस में चला जाता है डर के मारे कि आवाज़ हो कैसे रही है। जेनी फिर से अलार्म ऑफ करती है तो वो फिर से आकर ना इस बार खिड़की को तोड़ देता है, कांच को तोड़ देता है एकदम, और अंदर देखता है, लेकिन उसे कुछ मिलता नहीं है वहाँ पर। वो जिस चीज़ की सर्च में आया था ना कि यहाँ पर कोई आया हो अपने शिकार के लिए, उसे वो वहाँ पर मिलता ही नहीं है। अब जेनी इसको देखकर इतना ज़्यादा डर जाती है, वो सोचती है कि मैं करूँ क्या, मेरे पास सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आखिर मैं 911 पे कॉल भी करूँगी तो उन्हें आराम से यहाँ पर पहुँचने में 1 घंटा तो लग ही जाएगा।
लेकिन जब तक मेरा क्या होगा, मैं अगर ज़रा सी भी आवाज़ करूँगी तो यहाँ पर मेरा क्या हाल होगा। अब जेनी को याद आता है कि जो नीचे का दरवाज़ा है उस पर लॉक नहीं लग रहा था। जेनी बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करती है, लेकिन उसको ये चीज़ करनी ही थी। वो नीचे जाती है और लॉक लगाने के लिए। अब जेनी जब नीचे आ रही होती है ना, तो वो देखकर एकदम ही शॉक हो जाती है। जो बिगफुट था वो जेनी के डोर के पास वाली खिड़की से ना अंदर देखने की कोशिश कर रहा था। जेनी उसका जो डिस्क्रिप्शन बताती है हमको, उसकी जो आंखें थी ना वो बहुत ज़्यादा लाल थी। उसके जो दांत थे इतने बड़े थे कि वो एकदम ऐसे लग रहे थे जैसे कि कोई बहुत ही खूंखार जंगली जानवर हो। उसकी हाइट अराउंड 9 फीट थी और वो झुक कर ना वो अंदर देखने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसने अभी जेनी को नहीं देखा था, जिसकी सर्च में वो आया था उसे नहीं मिला था। जेनी तुरंत ही अपने सोफा जो बगल में होता है ना नीचे, उसके वहाँ पर सोफे के पीछे छुप जाती है। उसके बाद जेनी ना अपने आंसू रोकती है। उसके आंसू लगातार निकल रहे थे उसकी आंखों से। वो इतने ज़्यादा डर चुकी थी। अपनी वो जो सांस थी उसको मतलब काबू में करती है कि वो ज़्यादा तेज़ ना हो और आवाज़ ना हो। वो क्रिएचर लगातार 1 घंटे तक ना वहाँ पर देख रहा था। अब पता नहीं कब जेनी की जो आँख थी वो लग जाती है और सुबह हो जाती है। बर्ड्स की जो आवाज़ थी उसके साथ ना जेनी उठती है। वो देखती है कि क्रीचर जो था वहाँ से जा चुका था। अब जेनी बिना किसी देरी करते हुए ऊपर जाती है। फटाफट पूंछे का डंडा होता है वो लेती है अपनी सेफ्टी के लिए और अपनी कार की उठाकर तुरंत ही वहाँ से निकलती है। कि वो डंडा इसलिए उठाती है ताकि कोई अगर वहाँ पर अटैक हो जाए तो वो कुछ तो उसके पास सेल्फ डिफेंस में हो अपने। इसके बाद जब जेनी आधे रास्ते जा ही रही थी ना, तो वो देखती कि जो टी शॉप थी वहाँ पर रास्ते में, वहाँ पर बहुत सारी पुलिस की गाड़ियाँ आ रखी थी। और वो अपनी गाड़ी वहाँ पर रोकती है। वो उनसे पूछती है कि अंकल जी ये हुआ क्या है, आपकी दुकान पर इतनी सारी पुलिस क्यों खड़ी हुई है। और जो पुलिस उसे खबर सुनाती है उसको देखकर जेनी ना इतना ज़्यादा डर जाती है। पुलिस उसे ये खबर सुनाती है कि लास्ट नाइट हमें एक SOS मैसेज आया था एक गाड़ी की तरफ से। आजकल आपको पता हो कि जो कंपनीज होती है US में, उनकी गाड़ी में एक SOS का फीचर होता है कि कभी भी गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हो गया फिर गाड़ी में डैमेज पहुंचता है तो एकदम से कंपनी की तरफ से मैसेज पहुंच जाता है वहाँ पर 911 सर्विस के पास, और तुरंत ही हेल्प आपके पास आ जाती है अगर आप रिस्पॉन्स ना दो उसमें। तो पुलिस बताती है कि हमें जंगल के अंदर एक गाड़ी मिली जिसमें मतलब गाड़ी जो थी उसकी हालत बहुत ही खराब थी। ऐसा लग रहा था किसी जंगली जानवर ने उस पर अटैक करा हो। और इस गाड़ी के अंदर ना 4 लोग थे शायद, और इनके एक तो हमें गाड़ी में लाश मिली है, वो एक लड़की की है, और बाकी 3 जो सीट हैं उन पर खून के निशान हैं और उस पर थोड़े थोड़े ना बॉडी पार्ट्स पड़े हैं लोगों के। आइडेंटिफाई करने पर यह पता चल रहा है कि वो लड़के थे। जेनी ये सुनकर इतना ज्यादा घबरा जाती है और वो बिना कुछ पुलिस से कहे चली जाती है। जी हाँ, ये वही लोग थे जो जेनी से मतलब लड़े थे, जो बदतमीजी कर रहे थे ना शॉप पर जाकर, टी शॉप पर। ये वही लोग थे। और जेनी ने तो नहीं बताया पुलिस वालों को हालांकि, लेकिन जो टी शॉप ओनर था उन्होंने बता दिया था कि हाँ मेरी शॉप पर ऐसे लोग आए थे। इसके बाद जो पुलिस थी उसने ये वाली जो इन्वेस्टिगेशन थी वहीं पर बंद कर दी, क्योंकि एक जंगली जानवर का अटैक माना जा रहा था। लेकिन जो जेनी ने रात में अपने कॉटेज के बाहर देखा था, ऐसा लगता है कि शायद हाँ उसे अपना जो भी वो ढूंढ रहा था ना शिकार, वो उसे मिल गया था रात को। तो आज की स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज की वीडियो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।